हाल ही में आदर्श, संजीवनी व नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा लोगों के रुपए हड़पने के मामले सामने आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को कानूनी प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाली आदर्श, संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से निवेशकों का पैसा दिलाने की व्यवस्था किए जाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसके कारण लाखों लोगों को उनकी मेहनत से कमाया गया पैसा गंवाना पड़ा। मुख्यमंत्री निवास पर आदर्श, संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि निवेशकों को उनका पैसा और अपराधियों को सजा मिले। आइए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर ही देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सहकारिता के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी बदलाव 3 जुलाई 2002 को देश के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित करने से आया। 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के आने से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र का आसानी से निर्धारण संभव हुआ। एक्ट 2002 आने के बाद लगभग देश भर में 1298 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया एवं सोसाइटीज को बायलॉज के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। गौरतलब है कि 1986 से 2002 तक मात्र 167 सोसाइटीज ही रजिस्टर्ड थी, जो 2002 में आए एक्ट के बाद बढ़कर 1495 हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा सोसाइटीज मध्य प्रदेश में 566, फिर उत्तर प्रदेश में 140, दिल्ली में 133, तमिलनाडु में 89, राजस्थान में 72 और गुजरात में 36 उक्त एक्ट के तहत पंजीकृत की गई। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 80% सोसाइटीज को क्रेडिट कोऑपरेटिव के रूप में पंजीकृत किया गया। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने बायलॉज के आधार पर अपने सदस्यों अथवा सहयोगी से डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी लेने की इजाजत दी गई। साथ ही क्रेडिट सोसाइटीज को अपने मेंबर्स को लोन देने की अनुमति भी मिली। बेहतरीन एक्ट एवं लोगों के लिए सुविधाजनक होने के बाद भी क्रेडिट सोसाइटीज आज हाशिए पर पहुंच चुकी है। सर, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की क्या कोई कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है या ये ऐसे ही काम कर रही है? देखिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दो तरह की होती हैं, हमको समझना ज़रूरी है। एक जो स्टेट में काम करती हैं और एक जो मल्टी स्टेट है। तो जो स्टेट में काम करती हैं, जो राजस्थान के एक ज़िले या एक से अधिक ज़िले या पूरे राजस्थान में क्षेत्राधिकार रखती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के पास होता है और उन पर हमारा कंट्रोल है। हम उनकी ऑडिट करें, मतलब ऑडिट वो लोग अपनी करवाएं, हम ये सुनिश्चित करते हैं। हमारे पास कंट्रोल है, हम उनको लिक्विडेशन में ला सकते हैं। गड़बड़ियाँ उनमें भी हुई हैं, लेकिन जो बड़ी गड़बड़ियाँ जिसके कारण आज हम इसका इतना ज़्यादा नाम सुनते हैं, वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने की हैं, जो कि भारत सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती हैं। ये कैसे काम करेंगी, ये भी भारत सरकार के एक्ट से गवर्न होता है। इनकी ऑडिट करवाने का जिम्मा उनका होता है। हमारे पास उनके इंस्पेक्शन के पावर ज़रूर होते हैं, लेकिन जो प्रभावी रूप से कंट्रोल और मॉनिटरिंग है वो भारत सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार की होती है। अब जो हमें पिछले 3, 4, 5 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण वाकये देखने को मिले, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव या दूसरी सोसाइटीज़ जिन्होंने निवेशकों से पैसा लिया और पैसा लेके फिर अचानक एक दिन खबर आती है निवेशकों को कि भाई वो सोसाइटी बंद हो गई, उसकी ब्रांचेस बंद हो गई, उनका पैसा नहीं आ रहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान सरकार ने एक राज्य सहकार पोर्टल पर फैसिलिटी दी, जिसमें अब तक आप देखें कि स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विरुद्ध 1200 के करीब और मल्टी स्टेट के विरुद्ध 74,000 के करीब शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निरंतर प्रयास के बाद भारत सरकार ने परसों हमको जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव जिनमें आदर्श और दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनके भी जो 74,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें हम सक्षम न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश कोर्ट में हम इस्तगासे दायर करवा सकते हैं। ये पावर्स परसों भारत सरकार ने हमको दी हैं। हम उनको डिप्टी रजिस्ट्रार्स को अधिकृत कर रहे हैं और जल्द ही इन सारे 74,000 से अधिक शिकायतों में भी इस्तगासे कोर्ट्स में दायर किए जाएंगे, ताकि कम से कम एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हो। लेकिन निवेशकों से पैसा वापस दिलवाने की जो बात है वो एक उसमें कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि आदर्श की अगर हम बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय, जितना मुझे जानकारी है, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके विरुद्ध जो जांच की उसमें उनकी काफ़ी संपत्ति अटैच है और भी अन्य एजेंसियों द्वारा भी अटैच हो सकती है। और जो
लिक्विडेटर अपॉइंटेड हैं भारत सरकार की तरफ से आदर्श सोसाइटी के मैटर में श्री एच एस पटेल गुजरात में। उन्होंने ये असमर्थता जाहिर की है कि जब तक ये प्रॉपर्टीज़ अटैच है मैं कैसे एसेट्स को लिक्विडेट करके लोगों को उनका पैसा वापस दिलवाऊंगा। राजस्थान के अंदर जो और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 3 को छोड़ के मल्टी स्टेट के रूप में चल रही हैं, क्या वो सभी गलत हैं? और अगर नहीं तो उन पे अब राज्य सरकार किस तरीके से निगरानी करेगी? देखिए, करीब 70 के करीब, फिगर थोड़ा सा 72, हाँ 72 भी है, 74 भी है, तो मैं ये कहूँगा कि लगभग 70-72 के करीब सोसाइटीज़ जो हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करीब 70 होंगी, वो केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हैं और वो उनमें से 9 जो हैं वो लिक्विडेशन में ऑलरेडी चल रही हैं, जिनमें आदर्श हम जानते हैं, लेकिन आदर्श के साथ ही दूसरी 8 भी हैं जिनमें लिक्विडेटर अपॉइंटेड है और उनमें भी कईयों में समस्या आ रही है अलग अलग तरह की। कुछ के ऑफिसेस बंद हैं, जब हमारे लिक्विडेटर्स वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस नहीं चल रहे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कल ये निर्देश दिए गए हैं कि इन सोसाइटीज़ की भी हम एक इंस्पेक्शन के साथ साथ या तो अगर संभव हो तो कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण या इनकी एक समीक्षा और इनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करें कि कहीं इनमें से बाद में कोई आदर्श न बन जाए। तो उस विषय में भी हम जल्दी एक मैकेनिज्म बना के विभाग जो है उसको क्रियान्वित करेगा। बहरहाल आदर्श, संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लेकर तेज हुई चर्चाओं के बीच अब लोगों के मेहनत की पैसों को सुरक्षित किए जाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर ली है, जिसका नतीजा ये होगा कि इससे निवेशकों के साथ ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के हितों को भी सुरक्षित किए जाने का महत्वपूर्ण काम होगा।